हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण पढ़े थे। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले अपन अपवर्तन की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ को छोड़ के उससे थोड़ी सी विचलित हो जाती है, यानी अपने पथ से दूसरे पथ पे चलने लग जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसे डायग्राम के द्वारा देखते हैं। अपन ने दो यहाँ पे माध्यम लेने होंगे, एक माध्यम सघन लेंगे, एक माध्यम विरल होगा। जो भी माध्यम होता है सघन या विरल, वो अकेला कोई भी माध्यम सघन या विरल नहीं होता है। सघन या विरल का पता कब चलता है? जब उनकी तुलना करते हैं। जिसका घनत्व ज्यादा होता है और उसमें प्रकाश का वेग कम होगा उसे सघन कहेंगे। जिसका घनत्व कम होगा और उसके अंदर जो प्रकाश का वेग है वो अधिक होगा उसे विरल माध्यम कहते हैं। कोई भी अकेला माध्यम सघन या विरल नहीं होता है। जैसे जल लें एक माध्यम, दूसरा वायु लें, तो यहाँ पे देखें तो जल हो गया सघन, वायु हो गया विरल। अब अपन अगर दूसरा कॉम्बिनेशन लें जल और कांच का, ग्लास का, तो यहाँ पे देखेंगे तो जल जो है यहाँ पे विरल माध्यम का काम करेगा और जो कांच है ये सघन माध्यम का काम करेगा। इस प्रकार अपन दो माध्यमों की तुलना करके पता करते हैं कि कौन सा माध्यम सघन होगा या कौन सा माध्यम विरल होगा। तो सबसे पहले अपन दो माध्यम लेते हैं, एक सघन होगा एक विरल होगा। अब जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। अपन पहले मानते हैं कि वो है सघन माध्यम से कहाँ जा रही है? विरल माध्यम में आती है। अगर सघन से विरल में जाएगी तो जैसे ही प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पे पहुंचती है तो वहां पे उसके ऊपर अगर 90 डिग्री की एक लाइन खींचे तो उसे अपन कहते हैं अभिलंब। जैसे अपन ने यहाँ खींच रखी है, ये वाला कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अब जैसे ये डैश डैश वाली जो लाइन है ये इसका मूल पथ था। प्रकाश की किरण यहां से आनी चाहिए थी लेकिन यह अपने पथ को छोड़ के इधर विचलित हो गई है, दूसरे पथ पे चलना स्टार्ट कर दिया इस वाले पथ के ऊपर। तो जो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटती है। क्या कहां जाती है प्रकाश की किरण? अभिलंब से दूर हटती है। इसी प्रकार अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, जैसा कि अपन डायग्राम में देख रहे हैं, ये वाली आपतित किरण है अपनी और ये डैश डैश वाले पथ पे इसको आना था लेकिन यह इस पथ को छोड़ के इस तरफ विचलित हो गई है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ गई है। अगर विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां भी अपन जो भी कोण लेंगे वो अभिलंब से ही लेते हैं, जैसे कि अपन ने परावर्तन में भी लिए थे। यहाँ अपने पास दो कोण होते हैं, एक आपतन कोण होता है और दूसरा अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण कौन सा होगा? आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाला कोण, जिसे अपन आई के द्वारा लिखते हैं। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे अपन आर के द्वारा लिखते हैं, ये होता है इसका अपवर्तन कोण। अब देखते हैं इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये वाला क्या है? अपवर्तन से प्रकाश का वेग, तीव्रता व तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उससे प्रकाश का वेग बदल जाएगा, तीव्रता बदल जाएगी और तरंगदैर्घ्य बदलेगा, लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आवृत्ति उतनी की उतनी ही रहेगी चाहे वह है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जाए। लेकिन अपन ने परावर्तन में देखा था, परावर्तन में सिर्फ एक ही चीज बदलती थी, तीव्रता। बाकी प्रकाश का वेग, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति नियत रहती थी। लेकिन अपवर्तन में प्रकाश का वेग भी बदलेगा, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा और तीव्रता भी बदलेगी, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। अगला अपना जो टॉपिक है वह है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के जो नियम वो दो नियम है। पहला नियम स्नेल का नियम कहलाता है। अपवर्तन का जो पहला नियम है वह है
स्नेल का नियम है। इसे देखते हैं। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण कितना होता है? आई, आई की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन कोस वाला साइन। व अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण होता है आर, आर की ज्या, आर की ज्या, यानी ये भी साइन, आई साइन तो साइन आई हो गया। अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत रहता है, यानी कि ये क्या कह रहा है? साइन आई बट्टे साइन आर क्या रहता है? नियत रहता है। और ये कितना होता है? ये होता है साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है म्यू 2 बट्टे म्यू 1। साइन आई बट्टे साइन आर बराबर होता है म्यू 2 बट्टे म्यू 1। म्यू 2 क्या है? दूसरे माध्यम का, म्यू 2 यहाँ पे अपने लिखा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और म्यू 1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अगर इसका अंदर भाग दे के लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं म्यू 2 1। म्यू 2 1 क्या है? दूसरे माध्यम का, सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष का अपवर्तनांक है, जिसका भाग देते हैं उसके सापेक्ष होता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहां से अपन बता सकते हैं कि म्यू 2 1 क्या है? म्यू 2 बट्टे म्यू 1। इसको अपन लिखें तो म्यू 2 बट्टे म्यू 1 को म्यू 2 1 एक साथ भी लिख सकते हैं। ये है आपेक्षिक अपवर्तनांक होता है। जो पहले जो अक्षर लिखा रहता है उसका अपवर्तनांक होता है, जो बाद में जो अक्षर होता है, जैसे 2 1 में पहले 2 लिखा है तो 2 यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, और जो बाद में अक्षर रहता है उसके सापेक्ष होता है। तो जैसे बाद में लिखा 1 तो पहले माध्यम के सापेक्ष जो क्या लिखा है पहले 2, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो म्यू होता है वह होता है, म्यू बराबर होता है सी बटे वी। और सी क्या है? यहाँ पे प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कहाँ पे? निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में, इसका जो मान होता है वो होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और v है माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में प्रकाश का वेग, जैसे ही प्रकाश निर्वात में गति करता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से जैसे ही माध्यम में आएगा तो उसका वेग कुछ कम हो जाता है। उसका जो अनुपात होगा प्रकाश का वेग निर्वात में बट्टे प्रकाश का वेग माध्यम में, उससे जो अनुपात होगा उसका मान हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो म्यू का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। हवा के लिए अगर देखें तो ये होता है 1.0003, यानी लगभग 1 के ही बराबर होता है। पानी के लिए देखें तो 4/3 या फिर 1.33 होता है। कांच के लिए देखें तो 1.5 होता है। और म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। म्यू एक विमाहीन, म्यू क्या है? मात्रकहीन, विमाहीन राशि है। मात्रकहीन या फिर बोलें तो विमाहीन राशि है। अब यहाँ पे अपने पास एक न्यूमेरिकल आता है। कांच का अपवर्तनांक अपने को दे रखा है 1.5, यानी म्यू ग्लास अपने को दे दिया 1.5। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा? अब अपने को निकालना है कांच में प्रकाश का वेग। v का मान निकालना है तो अपने को पता है म्यू बराबर क्या होता है? c बट्टे v। यहां से v अपने को निकालना है, c हो जाएगा प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यहां से पक्षांतरण कर देंगे, v इधर चला जाएगा और म्यू इसके नीचे आ जाएगा। तो v बराबर आ गया c बट्टे म्यू, ये वाला सूत्र आएगा। अब अपने को c का पता है कितना होता है प्रकाश का वेग? 3 गुणा 10 की घात 8, और नीचे अपने पास म्यू है, म्यू का मान 1.5। अब 1.5 का 3 में भाग देंगे तो 1.5 का 3 में कितनी बार भाग जाता है? 2, और घात अपनी बच गई ऐसी ऐसी, कितनी थी? 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो अपना कांच के अंदर जो प्रकाश का वेग आया वो कितना आया है? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। एक चीज यहाँ पे अपने को ध्यान भी रखनी है, किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा नहीं आएगा। यह निर्वात में प्रकाश का वेग है, और अगर अपने को किसी भी माध्यम में अगर प्रकाश का वेग निकालना है तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड से हमेशा कम आएगा। अगला अपना एक न्यूमेरिकल और है, इसका मान देखते हैं क्या आएगा उत्तर। पानी व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। अपने को दे रखा है म्यू वाटर 4/3, दूसरा अपने को कांच का दे रखा है 3/2।
तो कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करना। अपने को किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है? पानी का, यानी म्यू वाटर। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। तो कांच के सापेक्ष है तो कांच बाद में लिखना पड़ेगा, ग्लास। ये आएगा तो म्यू डब्ल्यू जी आएगा, म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, म्यू जी नीचे आएगा। तो अपने पास क्या आ गया? म्यू डब्ल्यू बट्टे म्यू जी। म्यू डब्ल्यू का मान अपने को दिया है 4/3, म्यू जी का मान अपने को दिया है 3/2। अब यहां से इसको क्या करेंगे? बट्टा आ रहा है बड़े वाला मैन, उसके नीचे एक और संख्या आ रही है तो उसको उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, ये गुणा 2/3, ये आ गया 8/9। इतना उत्तर आ जाएगा। अगर अपने को पूछता कि कांच का अपवर्तनांक बताइए पानी के सापेक्ष, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछना होता, निकालना पड़ता कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे किसका मान निकालते? किसका अपवर्तनांक निकालना है? कांच का। कांच का निकालना तो म्यू जी पहले आता, और किसके सापेक्ष? पानी के, म्यू डब्ल्यू। ये आता म्यू जी बटे म्यू डब्ल्यू, और इसका जो मान आता है यह अभी आपने जो निकाला है म्यू डब्ल्यू जी, इसका उल्टा आएगा, यानी 9/8 आएगा। इसका कोई मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि म्यू क्या है? कि विमाहीन राशि है। अब अपन देखते हैं अपवर्तनांक का दूसरा नियम। अपवर्तनांक का दूसरा नियम परावर्तन के दूसरे नियम के जैसा ही है। अपवर्तनांक का दूसरा नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित अपनी जो किरण थी, आपतित किरण, अपना अभिलंब और जो अपनी अपवर्तित जो किरण थी, वो तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। ये अपना अपवर्तन का दूसरा नियम था। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। पहला है तारों का टिमटिमाना। रात के समय में अपने को जो भी तारे होते हैं आकाश में, वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये किसके कारण टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा है सूर्योदय का 2 मिनट पहले व सूर्यास्त के 2 मिनट बाद होना। यानी कि अपने को जो सूर्य है वो सूर्योदय होने से 2 मिनट पहले ही अपने को दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जो सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में गिरा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, यानी पानी के अंदर अगर गिलास के अंदर कोई अपना सिक्का गिरा है तो वो अपने को लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है। ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और एक पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। अगर अपन ने आधी पेंसिल पानी में डुबो रखी है तो अपने को लगेगा कि यहां से ये पेंसिल क्या है? मुड़ी हुई है। ये सब किसके कारण हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन। ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। अगला अपना जो टॉपिक है वह है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस क्या होता है? ये गोले के भाग को काट के बनाए जाते हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम का बना होता है, और लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण में प्रकाश का अपवर्तन होता है। यानी लेंस से जब भी प्रकाश प्रतिबिंब बनता है, किसी बिंब का प्रतिबिंब बनेगा, तो वह प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही बनता है। तो सामान्यतः अपन 2 प्रकार के लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। लेकिन अपन ने जब दर्पण पढ़े थे तो उत्तल दर्पण जो था उसको अपन ने अपसारी दर्पण कहा था, और अवतल दर्पण को अपने अभिसारी दर्पण कहा था, क्योंकि यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। उत्तल लेंस जो है वह प्रकाश को एक जगह पे एकत्रित कर रहा है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण, अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल जो लेंस है वह प्रकाश को अलग अलग कर रहा है, पास नहीं ला रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। यहां पे अपने को देखने पे पता चल रहा है कि जो भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, अनंत से आ रहा है, उसको एक जगह पे एकत्रित कर रहा है, यानी कि और किधर कर रहा है? दर्पण से, अपना जो लेंस है इससे राइट साइड में दाईं तरफ। तो इस तरफ जो भी दूरियां लेते हैं वो अपन प्लस की लेते हैं, तो जो एफ होगी, फोकस दूरी होगी, वह पॉजिटिव होगी। जबकि अवतल लेंस जो है वह प्रकाश को फैला रहा है, यानी कि ये कभी मिलेंगी नहीं। तो अपन इनको क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं इन प्रकाश की किरणों को, और देखते हैं कि ये कहाँ पे मिलती हैं। तो अपने को लगता है ये यहाँ से मिलती हुई अपने को ये प्रतीत होती हैं,
और ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं? दर्पण से बाई तरफ यानी लेफ्ट साइड में। तो इस साइड की जो भी अपन दूरियां लेते हैं वो लेते हैं नेगेटिव। तो अपनी जो फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए है वह कैसी होगी? नेगेटिव। तो अपन फोकस दूरी के द्वारा भी बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस होगा। अगर प्लस की आ रही है, प्लस की फोकस दूरी है, तो अभिसारी या उत्तल लेंस कॉनकेव कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस है। अगर माइनस है, फोकस दूरी नेगेटिव आ रही है, तो इसे कहेंगे अवतल, अपसारी या फिर कॉनकेव, कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों विपरीत हैं। उत्तल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वैसे ही अपने पास अवतल दर्पण से बने थे, और जो उत्तल दर्पण से बने थे वैसे ही प्रतिबिंब अपने अवतल लेंस से बनेंगे। तो सबसे पहले अपन उत्तल लेंस के ऊपर क्या लेते हैं? उत्तल लेंस में एक तो लेते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का प्रकृति देखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की नेचर यानी क्या देखेंगे? प्रकृति। तो सबसे पहले अपन बिंब कहाँ पे लेते हैं? अनंत पे। जब अपन वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अपना जो इमेज है, अपना जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। जैसे अपन अपना उत्तल लेंस है, बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो ये सारी की सारी प्रकाश किरणें कहाँ पे मिलती हैं? फोकस बिंदु पे। तो यानी कि कहाँ बनेगा? फोकस पे। बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि ये वास्तव में जाके प्रकाश की किरणें यहाँ पे मिल रही हैं। वास्तविक है, वास्तविक है तो हमेशा क्या होगा? उल्टा होता है। वास्तविक है तो उल्टा होगा, और सीधा है तो आभासी या काल्पनिक होगा। जो भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो आभासी होगा, अगर आभासी है तो सीधा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, उल्टा है तो वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पे प्रकाश की किरणें खुद जाके मिल रही हैं, अपने को पीछे बढ़ा के मिलाना नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये क्या है? वास्तविक है। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा और बिंदुवत बनेगा, बिंदु के समान बहुत छोटा बनेगा। अब दूसरे जो अपन स्थिति लेते हैं बिंब की, वो कहाँ लेते हैं? अनंत से 2f के मध्य। जैसे इधर भी इसका f होगा, इधर इसका 2f होगा, इससे दुगुनी दूरी पे। अब लेते हैं अपन अनंत और 2f के, तो ये कहाँ चला जाता है? 2f पर बनेगा। अनंत व 2f पर अगर अपन लेंगे, अनंत व 2f के बीच में अगर स्थिति लेते हैं अपन वस्तु की, तो अपना प्रतिबिंब इधर भी f और 2f होगा, तो थोड़ा सा आगे खिसक जाता है, यानी कहाँ बनेगा? f व 2f के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब अपन क्या करते हैं? प्रतिबिंब को, बिंब को रख देते हैं 2f पर, और पास ले आए दर्पण के, लेंस के। जैसे ही इसको और पास लेके आते हैं, जैसे जैसे इसको पास लाते जाएंगे, तो अपना जो प्रतिबिंब है वह लेंस से दूर बनता जाएगा और आकार में बड़ा बनता जाएगा। तो अपन ने कहाँ रखा है इस बार? 2f के ऊपर। तो ये जो अपना प्रतिबिंब है यह भी 2f के ऊपर बनेगा, 2f पे है तो 2f पर बनेगा, बिंब के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक तो बनता ही आ रहा है। धीरे धीरे इसका आकार अपन देख रहे हैं, पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा है, फिर बिंब के बराबर आ गया है। अब अगर अपन बिंब को और लेंस के पास लेके जाएंगे तो आकार में वह बड़ा बनने लग जाएगा धीरे धीरे। अब अपन ने क्या किया? बिंब को लेंस के और पास लेके आए हैं। कहाँ ले आए? 2f और f के बीच में और पास लेके आए हैं, तो यह 2f पे तो पहले बना था जब 2f पे था, अब और पास लाए हैं तो यह और दूर चला जाए, आगे अनंत है तो यह आ जाता है 2f और अनंत के मध्य। 2f और अनंत के मध्य। अब आकार के बराबर, पहले छोटा था, फिर बहुत छोटा था, फिर छोटा, फिर बिंब के बराबर, तो अब बनेगा बड़ा, उल्टा और वास्तविक तो बनता ही है। फिर अपन ले आए कहाँ पे? उसको और पास ले आए लेंस के, और बिंब को रख दिया f पर, तो इस बार बनेगा अनंत पर, और दूर जाएगा। और दूर कहाँ जाएगा? अनंत पे जाएगा। अनंत पे जाएगा तो आकार में बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब अपन कहाँ रख देते हैं? f से भी पास और ध्रुव के बीच में, f और o के बीच में अगर अपन बिंब को रखते हैं तो वस्तु की ओर बनेगा, इधर ही अपना प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये अपना f है, इधर o है, अगर अपन ने यहाँ रखा है तो यहाँ बनता है,
ये कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, बड़ा बनेगा, और पीछे की ओर बन रहा है तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो एक स्थिति अपनी ऐसी आती है जिसमें कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। वह स्थिति कौन सी है, एफ व ओ के मध्य। ये अपने को यहाँ पे याद रखनी है। कहाँ बन रहा है, एफ और ओ के मध्य अगर अपन वस्तु को रखेंगे तो वस्तु की ओर बनेगा, आकार में बड़ा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। अब अगला अपना जो टॉपिक है वह है अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से अगर प्रतिबिंब का निर्माण अपने को देखना तो ज्यादा स्थिति इसके अंदर है नहीं। अवतल लेंस के अंदर एक तो अनंत पे देखते हैं, अनंत पे है तो एफ पर बनेगा और वस्तु की ओर बनता है। जैसे अपना ये अवतल लेंस है, अनंत से अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये क्या करता है, इनको फैला देता है, और फैलाएगा तो ये तो आगे तो जाके कभी मिलनी नहीं है, तो इनको क्या करते हैं अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये फोकस पे मिलती हैं। अब फोकस पे मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस पर, वस्तु की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अपना जो भी प्रतिबिंब है वह बिंदुवत बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यानी काल्पनिक या आभासी है, और आभासी है तो सीधा बनेगा। दूसरी स्थिति अपनी है अनंत व ओ के मध्य कहीं स्थित है। अनंत व ओ के मध्य कहीं भी स्थित है तो यह बनेगा एफ व ओ के मध्य बनेगा। एफ व ओ के मध्य इतनी सी दूरी में बनेगा, एफ व ओ के मध्य वस्तु की तरफ बनेगा। वस्तु की तरफ बनेगा तो छोटा तो बनेगा ही, आभासी व सीधा बनेगा। अवतल लेंस में अपने पास दो ही स्थिति है, अनंत पे है तो कहाँ बनता है, एफ पे, और अनंत व ओ के मध्य और कहीं स्थित है तो एफ व ओ के मध्य ही बनेगा। अब अपना अगला जो टॉपिक है वह है लेंस का सूत्र। ये अपने को याद रखना है। लेंस का जो सूत्र है वह क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v क्या है, u क्या है और f क्या है। f है फोकस दूरी, फोकस दूरी, u है बिंब की लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी, और v है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। आवर्धन जो है, आवर्धन क्षमता अगर m देखें, आवर्धन ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब है वह बिंब का कितना गुना बड़ा बना है या कितना गुना छोटा बड़ा है, ये क्या कहलाता है, आवर्धन। और इसका जो मान होता है वह होता है m बराबर v बटे u। m बराबर v बटे u, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अगला जो अपना है लेंस की शक्ति या लेंस की क्षमता। लेंस की शक्ति होती है वह होती है P के द्वारा लिखते हैं, P बराबर 1/f। P बराबर 1/f, जहां f क्या है, फोकस दूरी, f है फोकस दूरी। अगर अपने पास फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, मीटर में दे रखी है तो P बराबर 1/f कर देते हैं। अगर अपने को f सेंटीमीटर में दे रखी है, इसमें तो f मीटर में आएगी। अगर अपने को फोकस दूरी सेंटीमीटर में अगर दी है तो P बराबर अपन ले लेते हैं 100/f। ये किस में है, सेंटीमीटर में। अगर f सेंटीमीटर में रखेंगे तो यहाँ पे 100 में भाग देना है। अगर मीटर में अपने को दे रखी है तो 1 में भाग देना है। और इसका जो मात्रक होता है वह होता है प्रति मीटर या मीटर इनवर्स, और इसको बोलते हैं डायप्टर। क्या बोलते हैं, डायप्टर। अगर उत्तल लेंस है अपना, उत्तल लेंस की अपने शुरू में पढ़ी थी, फोकस दूरी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता या जो शक्ति होती है वह भी प्लस की आती है। और जो अवतल लेंस की फोकस दूरी है वह नेगेटिव आती है, इसलिए उसकी शक्ति भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अपन फोकस दूरी से बता सकते हैं कि कौन सा लेंस है, इसी प्रकार अपन उसकी शक्ति या क्षमता के द्वारा भी ये बता सकते हैं कि लेंस कौन सा है, अवतल है या उत्तल है। जो डॉक्टर से चश्मा के नंबर देता है डॉक्टर, तो उसमें लगाता है कि प्लस या माइनस, प्लस का 2 या माइनस का 2, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा लेंस आंखों पे लगना है। अगर प्लस का नंबर उसने दिया है तो यानी कि उत्तल लेंस लगना है। अगर माइनस का अगर नंबर अपने को दिया है तो कौन सा लेंस आएगा, अवतल लेंस आएगा। अब लेंसों का संयोजन, अगर अपन क्या करें, बहुत सारे छोटे छोटे लेंसों को एक साथ सटा के रख दें तो उनका, उसको क्या कहेंगे, संयोजन कहते हैं। तो उनकी अगर शक्ति देखें, क्षमता देखें तो वो आपस में जुड़ जाती है। बीजगणितीय योग होता है, जैसे 3 अगर रखेंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर 10 रखेंगे तो P1 प्लस P2 कहां तक, P10 तक आ जाता है।
अब अगर इनकी फोकस दूरी देखें तो P बराबर होता है 1/f, यह आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। फोकस दूरी भी व्युत्क्रम होके जुड़ जाती है। आवर्धन क्षमता है वह आपस में गुणा हो जाती है। अगर m निकालना है तो m1 m2 m3 डैश 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 जितने भी अपने पास लेंस रखे हैं उनका आपस में गुणा हो जाता है। ये तीनों सूत्र भी अपने को याद रखने हैं। अगला अपना जो टॉपिक है वह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपन पढ़ेंगे, इससे पहले अपने को पढ़ना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। यानी कि प्रकाश कहां से कहा जा रहा है? सघन से जा रहा है। कहां पे? विरल में। सघन माध्यम में प्रकाश का आपतन कोण का वह मान, जैसे ये आपतन कोण का वह मान IC होगा। IC आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी ये विलंब है। इससे 90 डिग्री के ऊपर अपनी क्या जाए? अपवर्तित किरण जाए। यानी दोनों जो माध्यम है उनको अलग करने वाली सतह के साथ साथ अपनी अपवर्तित किरण चले तो इस कोण को, आपतन कोण को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अपन? आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो सबसे पहले तो अपने को क्रांतिक कोण का पता होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण आपतन कोण का वह मान होता है। कौन से माध्यम में? सघन माध्यम में। सघन माध्यम में वह मान होता है, आपतन कोण का वह मान होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या हो? 90 डिग्री हो। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा इसके अंदर और देखते हैं, जब प्रकाश सघन माध्यम से कहां चले? सघन माध्यम से क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो प्रकाश अपवर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अपन ने ये देखा था यहाँ पे, ये वाला क्रांतिक कोण के अंदर एक प्रकाश की किरण IC अगर कोण पे आ रही है, क्रांतिक कोण पे आ रही है, तो वह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली जो सतह उसके साथ साथ गति करती है, यानी अपवर्तित किरण 90 डिग्री पे जाती है। अगर अब अपन इससे ज्यादा अपन कोण पे अगर आपतन कोण पे आपतित अगर किरण करेंगे तो उसका जो अपवर्तित कोण होगा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, और 90 डिग्री से अगर ज्यादा होगा तो यह किरण कहाँ आ जाती है? पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी सघन से चली थी, विरल पे अपवर्तित हुई और कहाँ आ गई? वापस से सघन माध्यम में। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अपने पास दो शर्त है। प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, यानी कि प्रकाश कहां से कहां जाए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक जो कोण IC था अपना उससे ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो ही शर्त है अपने पास। पहली, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, यानी I का मान एक तो IC से बड़ा होना चाहिए और दूसरा सघन से कहां जाना चाहिए? प्रकाश किरण को विरल माध्यम में जाना चाहिए। जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इस तरफ आएगी, और I का मान IC से बड़ा है। अगर IC होता तो प्रकाश की किरण यहाँ पे आती। अब I का मान IC से बढ़ा लिया है तो कहां जाएगी प्रकाश की किरण? और ऊपर जाएगी और ज्यादा विलंब से दूर हटेगी, यानी पुनः सघन माध्यम में ही वापस लौट जाएगी। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ पे अगर देखें साइन I बटे साइन R बराबर होता है μ2 बटे μ1। μ2 का मान अगर विरल अपन ने दूसरा माध्यम लिया है, अगर हवा ले लें या निर्वात ले लें या हवा लें तो इसका मान 1 ले लेते हैं तो यहाँ से, और R का मान होता है 90 डिग्री। I का मान अगर IC ले लें तो साइन IC बटे साइन 90 बराबर 1 बटे μ1 आ जाता है, और यहाँ से अगर μ1 साइन 90 का मान रख देते हैं 1 तो यहाँ से क्या आएगा? साइन IC बटे साइन 90 का मान 1 बराबर 1 बटे μ1। इसको वज्र गुणा कर देते हैं इधर तो μ1 आ जाएगा साइन IC बराबर 1
और यहाँ से अगर म्यू 1 निकालें तो 1/sin IC होता है। अब अपने पास है अगला पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ उदाहरण है। हीरे का चमकना, जब कोई हीरा होता है उसके अंदर एक बार प्रकाश आ जाता है तो वह बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है उस प्रकाश का, और वह प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण अपने को हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। जैसे ये आया, इसके कोण इस प्रकार होते हैं कि उनका मान क्रांति कोण से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे आएगा तो टकरा के सीधा बाहर नहीं निकल पाता है अपवर्तित होके, यहाँ पे इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और अंदर ही अंदर वह प्रकाश की किरण घूमती हुई रहती है, जिसके कारण अपने को हीरा चमकता हुआ दिखाई देना है। दूसरा है मरग मरीचिका। गर्मियों के टाइम में अपन ने देखा होगा कि रोड के ऊपर अपने सड़क के ऊपर अपने को लगता है कि पानी भरा हुआ है। दूर से देखते हैं तो अपने को क्या लगता है, पानी भरा हुआ है, या फिर अपने पेड़ का भी छाया प्रतिबिंब देखा होगा सड़क के ऊपर। ये सब किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तीसरा है पानी में वायु के बुलबुले का चमकना। पानी में कोई वायु का बुलबुला है तो कई बार वह भी चमकने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। अगला अपने पास है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेंसों को माध्यम में डालने पे। अपने पास कोई माध्यम है, अगर उसके अंदर अपन कोई लेंस डाल दें, उत्तल या अवतल लेंस उसके अंदर अगर डाल दें तो उसकी प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन ने लेंस का अपवर्तनांक मानना है म्यू, और माध्यम का अपवर्तनांक मानना है म्यू डैश। ये दोनों म्यू और म्यू डैश हैं, इनके ऊपर ही लेंस की प्रकृति फोकस दूरी निर्भर करती है। अगर पहली कंडीशन अपन ने ली है, लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है माध्यम के अपवर्तनांक से, यानी कि लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी लेंस है कांच का हो और माध्यम क्या हो, जल हो, यानी कांच को जल में डाल दें तो P जो है उसकी लेंस की जो शक्ति है वह घटेगी, और F है फोकस दूरी वह बढ़ जाएगी, लेकिन प्रकृति समान रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। यानी उत्तल लेंस है तो उत्तल ही रहेगा, अवतल है तो अवतल ही रहेगा। यानी जल के अंदर कांच का लेंस डालने पे जो उसकी फोकस दूरी है वह तो बढ़ जाएगी, उसकी शक्ति है वह कम हो जाएगी, लेकिन उसकी प्रकृति परिवर्तित नहीं होगी। उत्तल लेंस क्या रहेगा, उत्तल है तो उत्तल रहेगा, अवतल है तो अवतल की भांति ही व्यवहार करेगा, यानी उसकी प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं, यदि लेंस का जो अपवर्तनांक है वह म्यू वह कम है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी लेंस का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है, कम है, और अपने पास माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, फोकस दूरी तो फिर भी बढ़ेगी, P का मान घटेगा, लेकिन इस बार प्रकृति बदल जाएगी। यानी उत्तल लेंस है तो अवतल की भांति काम करेगा, और अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, यानी उसकी प्रकृति बदल जाती है। F बढ़ेगी, P घटेगी, दोनों कंडीशन में चाहे कोई सा भी हो, पहली और दूसरी कंडीशन दोनों में F बढ़ रही है और P घट रही है। लेकिन अगर माध्यम का अपवर्तनांक कम है और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा जैसे पहली स्थिति में है तो प्रकृति समान रहती है, और दूसरी स्थिति के अंदर क्या हो जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तीसरी स्थिति अपने पास है, इसमें क्या लिया अपन ने, दोनों का अपवर्तनांक अगर बराबर है तो क्या होगा, यानी जितना अपने पास लेंस है, जितने अपवर्तनांक का लेंस है उतना का उतना अपवर्तनांक का अपना माध्यम है, यानी म्यू और म्यू डैश दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इस स्थिति में F है वह अनंत हो जाएगी, कितनी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी अनंत हो जाएगी, और उसकी शक्ति हो जाएगी 0। P बराबर क्या होता है, 1/F होता है, और जो माध्यम है वह एक जैसा दिखेगा, अपने को लेंस दिखाई नहीं देगा, यानी कि अपने को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर लेंस है या नहीं, यानी उसी माध्यम का अगर वो बना हुआ है, यानी दोनों का अपवर्तनांक अगर बराबर है तो अपने को लेंस का पता भी नहीं चलेगा, लेंस उसके अंदर गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे अपन ने एक न्यूमेरिकल लिया है, देखते हैं इसको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी लेंस के द्वारा 20 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले अपने को फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे लेंस का प्रकार अपने को नहीं बताया गया है कि कौन सा लेंस है, तो यहाँ पे लेकिन अपने को बताया गया है
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस के द्वारा बनता है। अवतल अगर लेंस है तो उसमें सिर्फ अपने पास आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस होगा, अपने को पता चल गया क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये इसने लिखा है। आगे अपने इसने बताया है कितनी दूरी पे बनता है, 20 सेंटीमीटर पे, यानी v का मान 20 सेंटीमीटर होगा। अब अपने को पता चल गया है अगर कि एफ है वह कैसी होगी, फोकस दूरी उत्तल लेंस है तो प्लस की होगी 15 सेंटीमीटर। u का मान अपने को ज्ञात करना है, v का मान इसने दिया है 20 सेंटीमीटर, ये भी अपने को पता है कि ये लेंस से आगे की ओर बनेगा। आगे की ओर बनेगा मतलब पॉजिटिव दे रखा है, v का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, v का मान 20 सेंटीमीटर। अब अपने को निकालना क्या है, u का मान। u का मान निकालना तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या था, 1/v माइनस 1u माइनस 1/u बराबर 1/f है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। यहां से इसका पक्षांतरण कर देते हैं, 1/u को एक तरफ रख लेते हैं और 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। इसको भेज दिया इधर, इसको ले आए इधर, ये आ जाएगा। अब 1/u बराबर क्या आएगा, 1/v का मान 20 रख दिया माइनस 1/f की जगह 1/15। अगर इन दोनों का एलसीएम लें 20 और 15 का तो ये आएगा 60, तो 60 आ गया नीचे। अब इसके अंदर सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 4 ये आ जाएगा माइनस 1/60। तो यहाँ से 1/u का मान आया है माइनस 1/16। यहाँ से अगर u का मान अपने को निकालना पड़े तो इसको वज्र गुणा कर देंगे, u का मान आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अगला अपना न्यूमेरिकल, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर है तो p क्या होगा और लेंस का प्रकार क्या होगा। अपने को दे रखा है f बराबर 10 सेंटीमीटर प्लस की दी हुई है, तो लेंस अपने को पूछ रहा है कि कौन सा होगा और p क्या होगा। तो सबसे पहले p निकाल देते हैं, p बराबर 1/f। अगर मीटर में दे रखी है तो ये होगा, और अपने को दिया है सेंटीमीटर में तो 100/f है, सेंटीमीटर में मान रखते हैं 100/f। f की जगह रखेंगे 10, 10 से कैंसिल आ जाएगा 10 डायप्टर, यानी मान कितना आया, p बराबर 10 डायप्टर, यानी किसका मान आ रहा है, प्लस का। अब प्लस का मान किसके लिए आता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था, एफ भी पॉजिटिव है पी भी पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो लेंस का प्रकार क्या होगा, कॉन्वेक्स या फिर कहें तो उत्तल। अगर अपने पास P का मान नेगेटिव आता या फिर F का मान अपने को नेगेटिव दिया होता, यहाँ पे माइनस का अगर F बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ होता तो अपना जो लेंस का प्रकार होता वो कौन सा होता, अवतल या कॉनकेव लेंस, या और कहें तो अपसारी। अपसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल को क्या कहते हैं, अभिसारी। अभिसारी क्यों कहते हैं, ये क्या करता है उत्तल लेंस से, सारी की सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पे इकट्ठी करता है, एकत्रित करता है, जबकि अपना अवतल लेंस है वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, यदि दो लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 8 सेंटीमीटर f2 10 सेंटीमीटर है पास पास रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी शक्ति व प्रकृति बताइए। पहला अपना कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है क्योंकि फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर दी गई है प्लस की। दूसरा अपना अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी अपने को माइनस की दी हुई है, तो अपने को पता है, लेकिन अपने को इनसे क्या निकालना है, संयोजन की फोकस दूरी निकालना है और शक्ति निकालनी है संयोजन की, और प्रकृति बतानी की उत्तल होगी या अवतल होगी। तो सबसे पहले अपने पास सूत्र था 1/f निकालना, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। दो लेंस हैं तो दो ही लेंगे, 1/f पहले का मान 1/8 प्लस लगाएंगे और ये दूसरी माइनस की तो आ जाएगा माइनस का 1/10। इनका अगर एलसीएम लेंगे 8 और 10 का तो आएगा 40, और इसको सोल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 ऊपर आएगा यानी 1/40। ये आया प्लस का मान। f का मान अगर निकालना है 1/f का मान 1/40 आया है। यहाँ से वज्र गुणा या त्रिय गुणा जो भी कहते हैं करेंगे इसको, f बराबर 40 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। यहाँ अपने पास आ गई है संयोजन की फोकस दूरी। अब संयोजन की फोकस दूरी आई है सेंटीमीटर में। अगला अपने को निकालना है शक्ति। शक्ति अगर निकालनी है तो P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो f
ये वाला सूत्र काम में लेंगे, 100/40, 0 से 0 कैंसिल, 10/4 या फिर 5/2 या और भाग दें तो 2.5 डायप्टर। यानी पी का मान भी कैसा आया है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी पी का मान प्लस का आ रहा है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल लेंस होगा। संयोजन किसकी भांति काम करेगा, उत्तल लेंस की भांति या फिर अभिसारी या कॉनकेव। एक तो इस वाले तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, दूसरा अपन इसको किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले अपन दोनों लेंसों की शक्ति अगर निकाल लें तो पहले लेंस की अगर शक्ति निकालेंगे तो P1 बराबर 100/f सेंटीमीटर से निकालेंगे। 100 बटे क्या आएगा, पहले लेंस की 8, अगर इसमें भाग देंगे तो ये आता है 12.5 डायप्टर। पहले लेंस की जो शक्ति आई है वो आई है 12.5 डायप्टर। इसी प्रकार अपन दूसरे लेंस की अगर शक्ति निकालें तो वो भी आएगी P2 बराबर 100/f2 सेंटीमीटर में रखेंगे, सेंटीमीटर में मान रखेंगे -10, 100/-10 रखेंगे तो ये आ जाता है -10 डायप्टर। अब अपने पास सूत्र था P बराबर क्या होता है, P1 + P2, कितने मान होते हैं सबकी शक्ति को जोड़ देते हैं। तो पहले अपने पास पहले की शक्ति आई है 12.5 प्लस की, दूसरे की आई है -10, तो 12.5 में से 10 घटाना पड़ेगा तो ये बचेगा 2.5 डायप्टर। यानी कि अपने पास जो लेंस आया है संयोजन वाला उसकी जो शक्ति है वह कितनी आई है, 2.5 डायप्टर आई है। अब अपने को इसकी फोकस दूरी भी अगर निकालनी है संयोजन की तो P बराबर 1/f होता है, तो यहां से अगर f निकालेंगे तो 1/p, तो ये जो दूरी आएगी मीटर में आएगी। अगर अपन इसको सेंटीमीटर में रखते तो सेंटीमीटर में मान कितना होता है, 100/f सेंटीमीटर में, तो f सेंटीमीटर में मान कितना आएगा, 100/p, पक्षांतरण कर देंगे। 100/p का मान अपने पास है 2.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 आएगा, इसको काट देंगे, 25 का भाग अगर 100 में देंगे तो 4, और इसको गुणा करेंगे तो 40 सेंटीमीटर। यानी अपना जो संयोजन है उसकी फोकस दूरी कितनी आएगी, 40 सेंटीमीटर। इस प्रकार अपन ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।